ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਸਲੀਮ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 3 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਫੇਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 65% ਤੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸਲੀਮ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸਲੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖੀ है, ਉਹਦੀ ਵੀ चर्चा करते हैं, पर पहला इलेक्शन की गल। सलीम जी आपका स्वागत करते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। हमें बताएं ये आपका जो वैली में किसी समय इतने हालात खराब थे, हम तो आपसे कितने सालों से बात कर रहे हैं कि कितना टेरर था, लोग वो जा नहीं सकते थे पोलिंग स्टेशन तक, लेकिन मेरे ख्याल धारा जो 370 तोड़े जाने के बाद ये पहले इलेक्शन थे, तो कैसे रहे ये? देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ ये आज का जो इलेक्शन हो ये तकरीबन 10 साल के बाद हुआ। लास्ट इलेक्शन हुआ था वो 2014 में हुआ था, तो तब से आज हो गया ये 10 साल के बाद असेंबली के हो गए। तो इसमें लोगों को बड़ा जबरदस्त एक मांग थी, जबरदस्त 5 साल से कि कम से कम इलेक्शन करवाइए, क्योंकि जब से ये आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उससे ये हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थॉट की इट इज नाउ फुली इंटीग्रेटेड विद इंडिया, और यहाँ के लोगों को एक डेवलप हो गया एंगर टुवर्ड्स कश्मीरी लोगों को, एंगर पैदा हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, बिकॉज दे नेवर वांटेड दैट इट शुड बी एब्रोगेटेड आर्टिकल 370। तो एक एंगर थी, मगर अल्टीमेटली ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक मसल पावर था, जो जिससे उन्होंने इनको एक जो क्रैकडाउन किए उन पे, हुर्रियत लीडर्स पे, जो सेपरेटिस्ट थे, सेशनिस्ट थे, उन पे ये जो क्रैकडाउन हुए, तो वो सारे उनको बंद कर दिया गया। और पाकिस्तान भी थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया यहाँ की हुर्रियत में, क्योंकि हुर्रियत में भी करप्शन होने लगी थी यहाँ, वो भी करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे थे। सो पाकिस्तान का भी थोड़ा चेंज हो गया, और यहाँ जो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी वो डाउन हो गई, इसलिए लोग रास्ते पे आ गए, बिल्कुल एक स्टेट ये ना मेन स्ट्रीम पे आ गए। और आजकल का ये उसी का नतीजा है, मुझे लगता है ये एक काइंड का एक रेफरेंडम है कि जो सेपरेटिज्म के खिलाफ हुआ। आज का जो इलेक्शन था 3 फेज का इलेक्शन था ये असेंबली का, और मगर इसमें ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी तक ये यूनियन टेरिटरी था हमारा जम्मू एंड कश्मीर। अब उस यूनियन टेरिटरी में ज्यादा जो पावर्स होते हैं वो पावर्स होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को। सो ये भी एक बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है, एक पॉइंट बना हुआ है, डिमांडिंग पॉइंट, कि भाई आप हमें दे दो, एक स्टेट दे दो, ताकि पावर्स रहे यहाँ के चीफ मिनिस्टर को। अगर इस सूरत में ऐसे इस शेप में ये जम्मू एंड कश्मीर रहा यूनियन टेरिटरी के शेप में, तो चीफ मिनिस्टर विल हैव नो पावर्स एंड ही विल हैव टू हैव ओनली 9 कैबिनेट मिनिस्टर्स, जबकि हमारे अब 90 हो गए। हमारे ये जो डिलिमिटेशन भी किया उससे भी हमारे 90 हो गए सीट्स असेंबली में। तो मसला ये है कि ये जो जम्मू और कश्मीर में है ये पूरा एक रीजनल डिवाइड हो गया है। जो जम्मू दैट इज हिंदू डोमिनेटेड एंड कश्मीर वैली इज मुस्लिम डोमिनेटेड। तो कश्मीर में वोट देते हैं एंटी बीजेपी कंप्लीटली, मगर पार्टिसिपेशन तो खूब हो गई, इसीलिए कश्मीरी मुसलमान ये सोच रहा है कि मैं दे रहा हूँ वोट बीजेपी के खिलाफ, मगर पार्टिसिपेशन तो हो गई। उसने ये कबूल तो किया है कि ये हम इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। और जम्मू में जो है बीजेपी का एक वोट चंक जो है वो भी नाराज है आजकल, क्योंकि उनको भी आज लगा कि हमारे जो 35A में एक रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन का एक गारंटी था, और लैंड ओनरशिप का भी गारंटी था, एंड जम्मू पीपल हैव आल्सो स्टार्टेड कि उनका ये छिन गया। वो भी नाराज है एक सेक्शन जम्मू का। इसलिए मुझे लगता है कि जम्मू में बड़ा टफ फाइट था कांग्रेस और बीजेपी को, और यहाँ कश्मीर में एंटी बीजेपी सारे वोट पड़े, और उसमें बहुत सारी पार्टीज ऊपर आई है। इसमें इंडिपेंडेंट भी आए, इन्होंने यहाँ वो भी कर दिया कि इन्होंने अलो किया, वो जो फॉर्मर मेंबर्स थे जमात इस्लाम किया वो भी उठ गए इंडिपेंडेंट, और एक नई पार्टी भी उभरी। और बहुत सारी पार्टी ये चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि नए नए पार्टीज भी आए मेन स्ट्रीम में,
तो ये जो यहाँ दो पार्टीज का वो बोलबाला खत्म होने लगा। मगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बहुत पुरानी पार्टी है यहाँ की, उसको वोट ज्यादा मिल रहे हैं। और आप हैरान हो जाओगे, इस बार इतनी पार्टिसिपेशन हो गई, जो बड़े जबरदस्त माने जाते थे हॉटबेड वो ऑफ दिस मिलिटेंट्स, वहां भी हो गई। जैसे सोपोर में बिल्कुल 8% 9% होते थे, उसमें आज तकरीबन 30% से ऊपर पोलिंग हो गई और लोग वहां पार्टिसिपेट भी करने लगे। जमात इस्लामी ने भी पार्टिसिपेट कर दिया और बाकी लोगों ने भी पार्टिसिपेट कर दिया। इसी तरह सबसे ज्यादा जो यहाँ वोटिंग हो गई वो 74% हो गई वेस्ट साइड पे। तो इसी तरह उधमपुर की बात हम करें तो वहां 75% पोलिंग हो गई जम्मू की। तो ओवरऑल जो हो गया वो 60% के करीब हो गया, 65% के करीब हो गया पोलिंग। और इससे ज्यादा होगा कभी, क्योंकि ये टेंटेटिव है, हो सकता है ज्यादा हो सकती है ये जो पोलिंग परसेंटेज। तो ओवरऑल ये है कि कश्मीर ने ये जो ओवरऑल JNK का, पर्टिकुलरली कश्मीर वैली, वो आर अगेंस्ट जहां सेपरेटिज्म ज्यादा उभर रहा था रादर, तो वो या एंटी इंडिया उनको कहें हम, वो जो एलिमेंट्स है वो एक फीलिंग जो तो एंटी इंडिया फीलिंग्स वो कम होने लगी बिकॉज ऑफ द मसल पावर दे हैव यूज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट द कश्मीरीज, जो उन्होंने उनको बिल्कुल दबा दिया और उससे लोग डर भी गए और उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लिया। जी। तो एक और बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें कश्मीरी पंडित। तो पता चला है कि उनके लिए अलग से स्पेशल पोलिंग बूथ बनाए गए थे, क्योंकि वो अब श्रीनगर को छोड़ के जा चुके हैं, कश्मीर वैली को, पर उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। शाहिद साहब, इसमें एक बड़ा एक मुद्दा है कि जो एक एजेंडा है RSS का और BJP का, वो एजेंडा है हिंदुता। ये जो सारा हिंदुस्तान ये हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश है, इनका एक अपना एक मुद्दा है कि हम एक एम है कि ये इंडिया जो है ये हिंदू राष्ट्र बनाए। दिस इज वन ऑफ द प्लान्स ऑफ और या हम प्रोजेक्ट्स जो है ये हिंदुता अनफोल्ड करने का, ये कश्मीर से ही करना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने, आप हैरान हो जाओगे कि जितने भी अब मस्जिद है यहाँ की, जो वक्फ की अवकाफ जो प्रॉपर्टी है, वो सारे अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेंगे। आप यहाँ के मुस्लिम श्राइन्स, यहाँ के मस्जिद है, वो सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक ओवर कर रही है। और दूसरी बात, जो यहाँ के इस्लाम में इजाजत नहीं है कोई हेड करे वक्फ को, अवकाफ को, मगर इन्होंने यहाँ चेयरमैन भी रखी है एक औरत। तो एक उसका विरोध करने के लिए, ये हिंदुता करने के लिए, ये कश्मीरी पंडितों को भी ये काफी एनकरेज करते हैं ताकि वो यहाँ जाए। और इन्होंने परसों ही मेरे ख्याल में इलेक्शन से पहले 50,000 लोगों को नया डोमिसाइल दिया, ताकि वो डेमोग्राफी, अल्टीमेटली डेमोग्राफी चेंज करने का है। इसलिए अगर कल को रेफरेंडम कभी हो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो वो उस वक्त इंडिया को ही मिले और कश्मीर। सबसे बड़ी एम ये है। और दूसरी बात ये है कि उनको हिंदुता का ये है कि ये प्रोजेक्ट वो इनको इम्प्लीमेंट करना है कश्मीर से ही। जी हाँ, मेरे छोटे छोटे दो क्वेश्चन है फटाफट। पहला तो ये है कि ये जो इतने पीसफुली इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं, पीसफुली इलेक्शन जो कंडक्ट हुए हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है भारत सरकार की, क्योंकि इसका मतलब ये है कि लोगों के मन में जो डर था वो उठ गया है अब। नहीं, डर तो है, डर अभी भी है, अभी है, लोग बहुत डरते हैं। वो हाँ जी, डर है, बिल्कुल है, वो दबाव है काफी। अगर डर उठेगा तो मुझे लगता है थोड़ी रिएक्शन तो होगी लोगों की तरफ से जी। मगर अब होने लगा थोड़ा सा, ये डर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा, क्योंकि हर एक चीज का एक लिमिट अपना होता है, वो लिमिट अब खत्म होने लगा। मगर मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अपनी पॉलिसी या प्रोजेक्ट है हिंदुता का, वो तो ये करके रहेंगे। मुझे लगता है ये तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हिंदुता प्रोजेक्ट अपना ये इसमें ये इम्प्लीमेंट करने का। अच्छा, कांग्रेस ये कह रही है कि हम धारा 370 को फिर से दोबारा से लेके आएंगे, तो ये पॉसिबल तो नहीं लग रहा। नहीं, देखिए, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा है कि 370 वापस आएंगे, क्योंकि कांग्रेस का भी एक प्लान था कि 370 की तरह खत्म होना चाहिए। अगर आप 47-97 की बात करेंगे, तब से लेकर उन्होंने काफी मॉडिफिकेशन किए थे उस, या हम कहेंगे उसको वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रिपील किए थे बहुत सारे लॉज जो कि अगेंस्ट 370 था, उन्होंने इम्प्लीमेंट किए सेंट्रल लॉज ओवर JNK और अ पीरियड ऑफ दिस 75 ईयर। तो उनका भी यही एक एम था कि 370 किसी तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज अ सेक्युलर पार्टी, दे कुड नॉट डू इट। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी ने किया तो वो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। वो सिर्फ ये मांग रहे हैं इस वक्त यहाँ कश्मीर में इनको अपनाने के लिए या उनको लुभाने के लिए अपनी तरफ कश्मीरियों को, उनको ये सिर्फ बोल रहे हैं कि हम आपको देंगे जी स्टेट
और स्टेटहुड देंगे और डेवलपमेंट करेंगे वगैरह वगैरह। बस ठीक है। ये 370 की बात वो नहीं करते हैं, वो तो इस पे चुप होते हैं, चुप्पी साधी है उन्होंने। सिर्फ ये बात करते हैं स्टेट की और डेवलपमेंट की, और वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हम चेंज नहीं होने दे। ये है उनके मुद्दे यार, प्लान ठीक है, जिसको हम बोले हम यार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलीम भाई। जब भी बात करते हैं आप, बहुत इन डेप्थ नॉलेज है आपको, इतने सालों से आप लगे हुए हैं पत्रकारी में, खतरे भी आपने लिए, मोल काम से नहीं हटे, डटे रहे। हमें 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तब आपसे हमने दोबारा बात करनी है कि क्या हुआ वहां पे रिजल्ट्स का। लेकिन आपने एक किताब लिखी है, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है, थोड़ी दे दे जानकारी। जी, मैंने किताब लिखी है जो फुटप्रिंट्स ऑफ हिंदुस्तान इन कश्मीर। मैंने उसमें ये दिखाया है कि जो हिस्ट्री, एक बड़ा एक उस पर काम करके एक जो मैंने हिस्ट्री सारी खोदी, मैंने 1920 से स्टार्ट की हुई है सारी वो किताब, कि जब सावरकर गोलकर जो भी ये आरएसएस के आइडियोलॉग्स थे, जिन्होंने ये टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट बेसिकली दिया है इन 1925 में, तो वही चला के उन्होंने बोला था कि ये टू नेशन है। सरदारों को वो हिंदुओं के साथ बुलाते हैं, अदरवाइज वो सिर्फ कहते हैं कि मुसलमान और क्रिश्चियन एक डिफरेंट नेशन है और हिंदू सुपीरियर नेशन है, ठीक है। तो और वो उनका वो ये भी है एजेंडे में, वो कहते हैं कि यू हैव टू बी, मुस्लिम्स हैव टू बी सब सर्वेंट ऑफ द क्रिश्चियन, दे हैव टू बी सब सर्वेंट टू द हिंदूज बिकॉज यू आर इंफीरियर टू द हिंदूज। तो उनका हिंदुता का मतलब ये है कि हिंदू वे ऑफ लाइफ, और वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन भी हिंदू राष्ट्र की तरह, जैसे ये है मनु स्मृति जो इनका टेक्स्ट है, जो हिंदू लॉ है, वही रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा। ये थियोक्रेटिक स्टेट बनेगी पूरी कंप्लीट, वो चाहते हैं और वही वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैंने उसी से वो तब से चला के ये दिखाया है कि टू नेशन थ्योरी बेसिकली आरएसएस ने ही सपोर्ट की थी, वो कई जिन्ना ने नहीं बनाई थी, न पाकिस्तान ने बनाई थी। पाकिस्तान इज द आउटकम ऑफ देयर थॉट अल्टीमेटली, बिकॉज जिन्ना ने फिर मांगा भाई मुझे फिर अलग दे दो अपना जो भी मुझे अपना मिलता है हिस्सा। तो ये मैंने उसको सारा दिखाया है कि ये जो है इंडिया भी सेक्युलर नहीं था, ये सेक्युलर बना तब, देयर वाज नो वर्ड सेक्युलर और सोशलिस्ट और फेडरल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टिल 1976 जब अमेंडमेंट की इसमें इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने। अदरवाइज जो इन्फ्लुएंस इतना था आरएसएस का, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन इन 1949, तो उस वक्त भी इन्फ्लुएंस था। 13 लोग थे उसमें से 12 लोग थे आरएसएस के आदमी, सिर्फ ये दो थे, एक तो अंबेडकर एंड नेहरू, वो थोड़े से लगते थे कि वो ये है न्यूट्रल, मगर उनको इन्होंने ये नहीं करने दिया इनकॉर्पोरेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन द सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड द फेडरलिज्म। इट वाज डन इन 76। अदरवाइज ये सेम था जैसे पाकिस्तान को है, पाकिस्तान को सेक्युलर टिल जिन्ना वाज अलाइव। तो जब जिन्ना मर गए तो उसके बाद वो इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। अदरवाइज जिन्ना वाज इन फेवर ऑफ हैविंग अ सेक्युलर कंट्री पाकिस्तान। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ये बुक जो है अवेलेबल है अभी? जी, उसका मैंने ये रिलीज भी कर दिया और इसमें काफी चर्चा हो रही है अब। ठीक है, इस पे रिव्यू भी आया, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया, बाकी जो हमारे यहाँ के लोकल अखबार है उनमें भी आया। तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी मैं एक भेजूं, एक कॉपी जरूर जो ताकि आप ये वहाँ के लोगों को ये दिखाएं कि ये कैसे हो सकता है। 19 इनका जो एम है 2047 तक इन्होंने दिया है, जब सेंचुरी सेलिब्रेशन होंगी इंडिया की तब तक इनको ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें बुक भेजें, मैं पढ़ूंगा, फिर इस पे ऊपर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ਇਹ ਸਨ ਸਲੀਮ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ।